नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम की यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। इंग्लिश की लेक्चर सीरीज हम शुरू कर चुके हैं और पहला ही चैप्टर हमारा पटवारी के एग्जाम के लिए जो शुरू किया था हमने वो था कॉमन एरर्स। अब तक 2 क्लासें हमने इसमें की है कॉमन एरर्स के में। तो इससे पहले वाली दोनों क्लासों में हमने सिंटैक्स वाली गलतियां देखी थी, यानी कि साधारण भाषा में कहूँ तो वर्ब वाली गलतियां देखी थी हमने कि किस तरीके से एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर में गलती होती है, वर्ब के कारण हेल्पिंग वर्ब में क्या कमी रह जाती है जो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी होती थी। तो इससे पहले वाली दोनों क्लासों में हमने, पहले वाले दोनों वीडियो में हमने अब तक जो चीज़ें पढ़ी वो हमारी सब्जेक्ट के हिसाब से हमें किस तरीके से वर्ब लगानी है वो गलतियां हमने अब तक देखी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप दोनों उन वीडियो से देखेंगे, उनके एग्जाम्पल के सहायता से आप अपने नियम बनाने का काम करेंगे। वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको लिखा है कम है, हालांकि हो सकता है कुछ नए नियम और मिल जाए, लेकिन एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल हम करते जाएंगे। जैसे जैसे हमें नए एग्जाम्पल मिलते जाएंगे हम ठोकर खा के सीखते जाएंगे। पहले रूल नहीं पढ़ेंगे, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहले रूल पढ़ने से रूल का गठरी बन जाता है और उस रूल का डायरेक्ट सवाल तो एग्जाम में वैसे भी नहीं आना। एग्जाम में सवाल तो अप्लाई करने का ही आएगा ना, एक सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस को आपको ठीक करना है, उस सेंटेंस में गलती समझनी है। तो हमारा जो मेन काम एग्जाम वाला है हम सीधा उसी से शुरुआत करते हैं ताकि वो गलती पकड़ में आए और उसके जैसे और किसी सेंटेंस में हम गलती ना करें। ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आज हम कर रहे हैं, पिछली दोनों क्लासों में हमने सिंटेक्स वाली गलतियां कर दी, यानी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब वाली गलतियां कर दी। अब हम जो है इसमें कौन कौन सी गलतियां होती है, अब हम दूसरी देख रहे हैं, आर्टिकल वाली गलती। दूसरी कौन सी है? आर्टिकल वाली गलतियां। बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखो, कोई हमें स्टैंडर्ड कायम नहीं करना है। हमारा मकसद क्या है, एग्जाम में सवाल सॉल्व हो जाए। एग्जाम में जो एमसीक्यू आते हैं ना, एग्जाम में सवाल नंबर 1 हुआ और इसके आगे इधर A, B, C और D। हमारा मकसद है इनमें से कोई जो एक सही है उस पर टिक करना और उसके नाम का एक गोला ओमार सीट में भरना। हमें वहां पर अंग्रेजी का ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, हमें वहां पर कोई डिग्री लेकर के नहीं आनी कि ऐसा अंग्रेजी में हम स्टैंडर्ड कायम करेंगे तभी हमारा काम होगा। हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है एग्जाम में हमसे सवाल हल हो जाए बस। तो आप हमारा यही काम हम करेंगे कि यहाँ पर ज्यादा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमें जो भी तरीका मिले उस सवाल को हल करने का वो हमें अप्लाई करना है। सस्ता सुंदर टिकाऊ लेकर के चलना है। नियमों की किताब नहीं भरनी, आपको अंग्रेजी में कोई बड़ा खतरनाक काम नहीं करना, ठीक है। तो आर्टिकल्स वाली गलतियां कौन कौन सी गलतियां होगी? तो आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है ये भी हम लिख लेते हैं। बचपन में पढ़े होंगे ना, ए, एन और द या दी। दे भी बोल सकते हो, दी भी बोल सकते हो। मैंने कहा ना आपको पंडित अंग्रेजी का नहीं बनना, जो बोलते हो वो बोलो। एग्जाम में गोला भरना है सिर्फ, ठीक है। तो ए, एन और दी, ये 3, इनके संबंध में ए एन दी वाली गलती जो होती है उस गलती को पकड़ना है। सिर्फ गलती ढूंढना है, आपको सही क्या आएगा ये भी नहीं बताना। आपके एग्जाम एमसीक्यू है ना, तो क्या सही आएगा इसकी बताने की जरूरत नहीं है। आपको तो पकड़ना है कि भाई ये पार्ट गलत है, इस सेंटेंस में ये जगह गलत है, बस वो जगह ढूंढनी है और कुछ नहीं करना। चोर को पकड़ना है, चोर ने सामान कहां छुपाया है, कितना खा गया, कितना बेच दिया, कोई मतलब नहीं है। आपका काम क्या है? चोर को पकड़ना, यानी गलत सेंटेंस में गलत जगह पकड़ना। तो सिर्फ अपना काम वो है। तो इस ए, एन और डी के संबंध में कहां इनको लगा होना चाहिए, कहां नहीं लगा होना चाहिए, ये पकड़ना है। तो कहां इनको लगा होना चाहिए, कहां इनको नहीं लगा होना चाहिए, ये वाली मिस्टेक आपको पकड़नी है। यानी कि इन तीनों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इनको बोलते हैं आर्टिकल्स। ए एन डी को क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। या दूसरा इनका जो नाम है वो डिटरमिनर्स है। डिटरमाइन करना, एक शब्द सुना होगा, तुम इसको डिटरमाइन करो, इसका मतलब क्या होता है? निश्चित करना, किसी चीज में निश्चय और अनिश्चय वाली बात समझना। तो यही आर्टिकल है। उपयोग इनका क्या होता है, पहले तो थोड़ा इनके बारे में समझना जरूरी है। पहले हमें
इनके बारे में समझना जरूरी है। बिना इनके बारे में थोड़ा बहुत समझे हम सीधा सवालों पर नहीं जा सकते। थोड़ा बहुत हम इनको समझते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इनको अपन यहां अगर तीर बना के लिखें तो इनके हम कह सकते हैं कि दो प्रकार होते हैं। आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट और एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट और डेफिनेट, ठीक है। ये अनिश्चयवाचक, इनको कह सकते हो आप निश्चयवाचक। या वाचक वाचक नहीं याद करना तो सिर्फ निश्चित रखो। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित और इसका मतलब होता है अनिश्चित। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझना है हमको, वहां किताब नहीं भर के आनी। ठीक है, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। थोड़ा समझना जरूरी है। ये समझे बिना आप जो है ना वो सवाल की नस नहीं पकड़ पाओगे, वरना रूल रटते रह जाओगे। 100 200 150 रूल हो जाएंगे और रूल को लिए हुए घूमोगे। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सवाल की प्रकृति समझ ले, आर्टिकल की प्रकृति समझ ले और सीधा उत्तर दे दे। ठीक है, तो आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडेफिनेट प्रकार, एक होता है डेफिनेट। इंडेफिनेट में कौन कौन आते हैं आपके? ए और एन। ए और एन इंडेफिनेट का उदाहरण, और डेफिनेट का उदाहरण क्या है? दी या द। ठीक है, THE दी। और या इधर इंडेफिनेट का एग्जांपल कौन है? ए और एन। और इधर ये डेफिनेट का एग्जांपल कौन है? द। कुछ बच्चे छोटे बचपन में सीख रहा होता है ना, ए का मतलब एक होता है। हमने भी सुना ना, दिस इज ए काउ, सुना ना, दिस इज ए डॉग, दिस इज ए डॉग। अंग्रेजी की शुरुआत तीसरी क्लास चौथी क्लास में सरकारी स्कूलों में यहीं से होती है, दिस इज ए डॉग। तो यह एक कुत्ता है, ऐसा हम पढ़ते थे ना। फिर बनाते थे दैट इज गोट, दैट इज ए गोट, ऐसे बनाते थे ना अपन। वह एक बकरी है, तो हम उसको ऐसा मानते थे कि ये कोई एक के लिए है। ठीक है, तो ये ऐसा हमने बचपन में पढ़ा। लेकिन अब हम क्या हो गए? बड़े हो गए, मैच्योर हो चुके हैं। तो उस बचपने को पीछे छोड़ना है, थोड़ा मैच्योरिटी से बात करनी है। इसका मतलब वो गिनती वाला एक नहीं है। इसका मतलब गिनती वाला एक नहीं है। हाँ, एक का सेंस है, यानी कि एक वचन के लिए प्रयोग होगा, ये तो पता ही है ना। एक वचन के लिए प्रयोग होगा, यानी ए और एन आप कहां लगाते हो? जहां आपको कोई चीज एक वचन दिखे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी एक वचन के साथ आप ए एन लगाना शुरू कर दो, ऐसा भी नहीं है। ये एक तरह से क्या है? ये श्रृंगार है। जैसे चीजें होती है ना, आपको उन चीजों का कोई यूज नहीं होता। अगर आप कान में वो लोग जो होते हैं, बालियां हैं, वो ना पहनो ना, तब भी आपका जीवन चल सकता है। लेकिन श्रृंगार की तरह लगे हुए अच्छे लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम इनका है। इनके बिना कुछ कोई पहाड़ टूट जाएगा ऐसा नहीं है, सेंटेंस का जीवन यापन खत्म नहीं होगा। लेकिन ये क्या है? श्रृंगार के लिए लगे होते हैं। हाथ में घड़ी, अब इस घड़ी को पहनने की आवश्यकता नहीं होती आजकल, लेकिन पहनते ही चलता है। बनाई हुई चीज हम पहन रहे हैं, क्योंकि जेब में मोबाइल फोन होता है, उससे टाइम देख सकते हैं। इसका जो उपयोग हो तो कर सकते हैं, लेकिन हम लगाते हैं, रखते हैं, ताकि एक इसका स्टैंडर्ड तरीका बना रहे। तो इससे भी इनका कोई विशेष ऐसा नहीं है कि ये लगे या ना लगे तो बहुत बड़ा कोई अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन इनका एक तरह से क्या है? डेकोरेटिव यूज है। अब है तो है, अच्छी तरीके से उनको पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी में है। तो ए और एन हल्का सा क्या है? एक वचन वाली, एक वाली फीलिंग देते हैं। गिनती के बारे में नहीं है, लेकिन एक वाली फीलिंग देते हैं। ये भी क्या होता है? ये एक निश्चय वाली फीलिंग देता है, कुछ विलक्षण विशेष वाली फीलिंग देता है, कुछ विशेष विलक्षण और कहो तो स्पेशल के बारे में बात करवाता है। थोड़ा सा उस सेंटेंस के संबंध में, दुनिया में जाना, उस वाक्य में अगर दे लगा हुआ है ना, तो थोड़ा सा बता रहा है कि वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में स्पेशल बात
हो रही है, वो हमें थोड़ा सा इस पर ध्यान देना। तो ये बातें क्लियर हुई। ये अगर समझ में नहीं आई ना, ये चीज छोड़ दो। फिर इतना याद रखो कि अनिश्चयवाचक का मतलब ए और एन है और निश्चयवाचक का मतलब है डी। क्लियर? ये वाली अगर समझ ना आए ना तो भी इसमें कोई ज्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आप इसमें कंफ्यूज रहोगे। अब सिर्फ इन दो शब्दों से हमको ये पूरी गलतियां पकड़नी, एक तो अनिश्चयवाचक और एक निश्चयवाचक। ठीक है भाई, निश्चय का मतलब क्या है? जब आपको पता हो कि वो चीज क्या है, जब अब भाई आप निश्चित हो। निश्चयवाचक यानी निश्चित, जिस चीज के बारे में आप डेफिनेट हो, आप निश्चित हो, उसके लिए आपको क्या लगाना है? द लगाना है। यानी सेंटेंस में जिस जगह आपको उस चीज के बारे में कुछ निश्चयात्मक बोध आ जाए, कुछ निश्चित होने का बोध आ जाए, वहां पर आपको द लगाना है। और जब आपको चीजों के बारे में निश्चितता नहीं हो, अनिश्चय हो, तब आप ए और एन लगाएंगे। तब आप ए और एन लगाएंगे। और एक सबसे बड़ी विशेषता ऊपर लिख लो कोने में, आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के लिए होगा। इस बात को गांठ बना लो। आर्टिकल यानी ये वाले जो आर्टिकल है ना, ये वाले ए, एन और दी, तीनों का ही, इनका प्रयोग केवल कहां होगा? नाउन के लिए होगा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा, पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना? व्यक्ति, जगह, स्थान, इनके नामों से पहले ही केवल आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी कि संज्ञा से पहले, नाउन जानते हो अंग्रेजी में, उस नाउन से पहले ही आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर वो नाउन नहीं है तब आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है? प्रयोग कहां नहीं होगा? नाउन होना चाहिए। प्रयोग कहां नहीं होगा? प्रयोग कहां होगा? यह शर्त लगती ना, यह शर्त याद रखना हमेशा। आर्टिकल का प्रयोग कहां करना है? जहां नाउन हो। अगर नाउन नहीं है और उनसे पहले, उसके लिए, उससे पहले बाद में छोड़ना। कुछ लोग यहां पहले वगैरह देख लेते हैं, पहले मत करना। मैंने क्या लिखा है उसी पर ध्यान देना। आर्टिकल का प्रयोग केवल नाउन के लिए ही होता है, केवल नाउन के लिए ही होता है। मतलब अगर आर्टिकल लगा है ना, तो उसका जुड़ाव किसी ना किसी नाउन से होना चाहिए। अगर उसका प्रयोग नाउन के लिए नहीं हो रहा है, उसकी जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो मान के चलो वहां पर आपको ए एन डी में से कुछ नहीं लगा। क्लियर? तो पहला तो शर्त होगी कि नाउन होना चाहिए। चलो नाउन है, फिर तीनों में से लगाएं किसको? थोड़ा और आगे बढ़े। अगर निश्चयात्मक भाव है तब तो द लगा देना है। अगर निश्चयात्मक भाव है तब तो द लगाएंगे। और अगर अनिश्चय का भाव है, कन्फर्म नहीं है, इंडेफिनेट, दूसरा कन्फर्म नहीं हो, कन्फर्म नहीं हो, ऐसा कोई भाव, उसके बारे में निश्चित नहीं हो, तब आपको ए और एन लगाना है। निश्चित हो तो द लगाना है। क्लियर? ये इतनी सी एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है। अभी मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा कि कैसे वो निश्चय का भाव हो रहा है, कैसे अनिश्चय का भाव हो रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कॉमन एरर्स में हम आर्टिकल्स वाली गलतियों को कैसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये जो आर्टिकल है, इनका प्रयोग केवल और केवल किसके लिए होगा? नाउन के लिए होगा। इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी वर्ब के आगे ये नहीं लगा होगा। ए डूइंग नहीं होगा, ए गो नहीं होगा, ए वेंट नहीं होगा। ठीक है, समझ गए बात को? ए हैप्पी अकेला नहीं होगा, समझ गए बात को? ए ऑनेस्ट नहीं होगा अकेला, ए ऑनेस्ट नहीं होगा। ये सब क्या है? ये नाउन नहीं है, ये सब नाउन नहीं है। ये ए एन डी किसके आगे लगेंगे? जो किसके लिए लगेंगे? जो नाउन हो। अगर वो नाउन नहीं है तो इनका प्रयोग नहीं होगा। बात क्लियर हो? ठीक है, फिर हम देखें दोनों प्रकार इनके, एक तो इंडेफिनेट, एक डेफिनेट। जो इंडेफिनेट है
इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है? जो निश्चित नहीं हो, जो जिसके बारे में बात अनिश्चय हो, जिसके बारे में कंफर्मिटी नहीं हो आपको, वो चीज अनिश्चय है। एग्जाम्पल देके बताऊंगा, भी समझ आ जाएगा। डेफिनेट जिसके बारे में बात आपको कंफर्म है, सेंटेंस में आपको तो क्या सेंटेंस लिखेगा उसके वो कहेगा ना, तो सेंटेंस में अगर पढ़ोगे तो आपको नजर आ जाएगा कि ये इस व्यक्ति के बारे में ये चीज कंफर्म है, इसलिए ये द लगा है। ठीक है। और कहां पर द नहीं लगेगा, इसके कुछ अपवाद हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम उनके बारे में बात करते जाएंगे। क्लियर? तो ये बात हमने देखी। अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल में आपको एक दो दिखाता हूं। जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं आपके सामने। बचपन में आपने सीखा ना कि इसके पहले एन लगा दो, इसके पहले ये लगा दो, वो सब चीजें वो अकेली आए तब काम किए। सेंटेंस में आने के बाद आपको आपका जो एक्सपीरियंस है सवालों को हल करने का, बार बार पढ़ने का, समझने का, और ये सिर्फ निश्चय और अनिश्चय वाला ज्ञान, यही आपको एरर्स में काम आएगा। वो जो बचपन में हमने पढ़ रखा था ना, इसके पहले एन लगाओ, इसके पहले द लगा दो, ये नहीं होगा तो द मत लगाना, ये लगाओ तो द लगाना, वो सारे अभी यहाँ पर आपको अपवाद स्वरूप मिलेंगे। ठीक है। इसलिए वो रूल लिखाना यहाँ पर क्या होगा, समय बर्बाद करना होगा। इतना टाइम आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ इस कॉमन एरर वाले में वो ए और डी के में अगर सारे रूल लिखाऊं आपको कि कहाँ कहाँ ए लगता है, कहाँ कहाँ एन लगाना है, कहाँ कहाँ द लगाना है, कहाँ पर द नहीं लगाना है, वो सब लिखेंगे तो बेवजह का हम टाइम खराब करेंगे। एग्जाम्पल की सहायता से समझते जाएंगे, उनमें कुछ विशेष अपवाद आते हैं तो वो हम याद कर लेंगे। ठीक है। अब अपन पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल की तरफ से मैं आपको कैसे बताऊं कि वो चीज निश्चित है या अनिश्चित है। I saw a man ये लिखा, I saw a man, मैंने एक आदमी को देखा। I saw a man, तो ये आदमी है यानी कि नाउन है भाई, कोई संज्ञा हुई ना। ठीक है। कोई चीज है, वस्तु है, आदमी है, तो व्यक्ति हो गया। ये संज्ञा है तो पहले आर्टिकल लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ए लगेगा या एन लगेगा, या फिर एक चीज बताना मैं आपको भूल गया था ना, वो भी वापस बता दूंगा। इन तीनों में से क्या लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा या द लगेगा। ठीक है। तो अब देखो ये आदमी क्या है, ये निश्चित है क्या? क्या जिसने, मान लो मैंने देखा ऐसा, क्या मैं उस आदमी के बारे में कुछ जानता हूं? नहीं। अगर जानता होता तो मैं आगे बात कर देता हूं। मैंने एक आदमी देखा, ये अनिश्चय, पता नहीं वो कौन आदमी है, उसके बारे में कुछ निश्चित नहीं। हाँ आदमी है, सिर्फ इतनी सी बात कहकर टूट गया। इस आदमी के बारे में कोई कंफर्मिटी नहीं है, इंडेफिनेट है, ये अनिश्चित है। वो कहाँ का है, कैसा है, कैसे कपड़े पहन रखे हैं उसने, कुछ नहीं बताया सेंटेंस में इसके बारे में आगे, यानी कि उस सेंटेंस में उसके बारे में आगे अगर कोई बात नहीं है, इसका मतलब वो निश्चित नहीं है। ऐसे तो बहुत सारे आदमी है दुनिया में, तुमने एक देख लिया तो कौन सा तीर, बड़ा तीर मार लिया, एक आदमी देखा है तो ये कैसा है, ये इंडेफिनेट नेचर का है, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट का भी एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, तब क्लियर होगा। ये इंडेफिनेट है, इसलिए इसके सामने इनमें से कोई एक आएगा, ए और एन में से एक आएगा। ए आएगा या एन आएगा, ये उसमें आप वापस ऐड कर लेना। ए कहां आता है, व्यंजन ध्वनि से पहले। ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। और एन कब आएगा, स्वर ध्वनि से पहले। एग्जाम्पल आप क्या लेते हो, ए ई आई ओ यू से प्रारंभ, साधारणतः, हमेशा नहीं। ठीक है। लेकिन आप रट्टा मार रखा है बचपन से, तो उसी तरीके से मान लो। ए ई आई ओ यू, इन अक्षरों से शुरू होने वाले इंग्लिश वाले शब्दों के पहले साधारणतः हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एप्पल आपने पढ़ा ना, एन एप्पल पढ़ा है ना बचपन में। एन एप्पल, अ बॉय, अ कैट, फिर वापस एन एलिफेंट, पढ़े है ना बचपन में। तो ए ई आई ओ यू से प्रारंभ होने वाले
शब्दों से पहले एन लगाते हैं और बाकी जो व्यंजन है, बाकी वाले जो शब्द है उनसे शुरू होने वाले शब्दों से पहले ए लगाते हैं या फिर दे लगाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा मत मानना, ये कोई ऐसा नहीं कि रूल हो गया। आप तो इसको मानना कि अगर स्वर वाली ध्वनि हो, इनकी ध्वनि, इन शब्दों वाली ध्वनियों वाले शब्दों से पहले ए ई आई ओ यू की ध्वनि से अगर कोई शब्द स्टार्ट हो रहा है, चाहे वो उसका पहला अक्षर कोई सा ही हो एबीसीडी का, उसमें आपको एन लगाना है। जैसे एन ऑनेस्ट मैन, इसमें देखो शुरू किससे हो रहा है, एच से हो रहा है, लेकिन मैं क्या लगा रहा हूं, एन लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि इसको बोलने का जो तरीका है ना, उसका पहला अक्षर, बोलने वाला पहला अक्षर, एन ऑनेस्ट मैन नहीं बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, एन ऑनेस्ट मैन बोलते हैं। HONEST, एच साइलेंट रहता है, इसको ऑनेस्ट से शुरू करते हैं, तो ओ की ध्वनि आई ना, इसलिए यहाँ पर एल लगे। लेकिन ये तो बच्चों वाला खेल था, हमको क्या करना है, हमारे सामने तो सेंटेंस आता है और सेंटेंस की गलती पकड़ना है, हमें ये यहाँ पर ऐसे नहीं लगाने होते, इसलिए हमें उस पर इस वाले रफड़े में अपन एक एक शब्दों वाले में नहीं पढ़ेंगे, हम तो सेंटेंस वाली बात करेंगे। क्लियर? तो एन कहाँ लगाते हैं, और व्यंजन ध्वनि वाले उससे पहले अपन ए लगाएंगे। देखो मेन है, यानी कि देखो इनमें से मेन जो है वो इसमें किसी में नहीं आ रहा, इसका मतलब कि व्यंजन ध्वनि से शुरू है, मेन व्यंजन ध्वनि से है, तो ए लगा दिया। क्लियर? ठीक है। द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये निश्चित नहीं। अब देखो निश्चित कैसे होता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। ठीक है। अब देखो आई सा, अब यहां पर ए लगाऊं, एन लगाऊं या दे लगाऊं, पर उसको पूरा पढ़ने पर समझ में आएगा। आई सा ए मैन, या फिर ए लगा दिया एक बार, मान के चलो, इन द मार्केट हु वाज वेरी हैंडसम। अब यहां पर ए ना लगा करके क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि यह आदमी के बारे में एक निश्चितता हो गई उस सेंटेंस में, जो सेंटेंस आपको बोल रहा है वो व्यक्ति इसको निश्चित मान रहा है, वो व्यक्ति इसके बारे में कोई विशेषता बता रहा है, उसको क्या कर दिया उस व्यक्ति ने, विशेष में लिखा है ना, विशेष विलक्षण ऐसा कुछ नजर आए तब दे लगाना है। अब ये आदमी देखो क्या हो गया, ये एक नॉर्मल आदमी नहीं है, ये कैसा आदमी है, हैंडसम आदमी, इसकी कोई विशेषता आगे आपको बता दी, इसके बारे में स्पेशल उल्लेख हो गया, निश्चित कर दिया कि मैंने वो आदमी देखा जो सुंदर था, जो हैंडसम था, इसलिए क्या आ गया, यहाँ पर गया। यहाँ पर देखो कुछ नहीं है इसके बारे में, तो केवल ए आया। बात हुई ना, समझ में आई चीज? इस प्रकार से होता है। अगर निश्चित लगे तब तो दे लगाओ, अगर निश्चित नहीं लगे तो ए या एन लगाओ, और कुछ अपवाद ऐसे आएंगे जहां पर कुछ नहीं लगेगा, उनको भी अपन देख करके चलेंगे। अब सीधा अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं, ज्यादा समय इनमें हम गवाएंगे नहीं, जहां जहां मौका मिलेगा चीजों को एक्स्ट्रा समझाने का वहां मैं आपको समझाता रहूंगा। अब हम सीधा एग्जाम्पल वाले सवालों पर चलते हैं, किताब के एग्जाम्पल जो परीक्षाओं में आते हैं, हम सीधा उन्हीं को लेकर के चलते हैं। ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। an information supplied to us was not as useful as we
एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी है। मैं अब वो ब्रैकेट नहीं बना रहा ना, अलग अलग पार्ट में टुकड़े नहीं कर रहा, बद्दा सा हो जाता है, इसलिए मैं नहीं कर रहा। इसी में अपने को गलती पकड़ना है। अब मैं वो नहीं कर रहा ना, पिछली क्लास में मैंने पार्ट किए थे ना, वो पार्ट अब नहीं बना रहा। हमको सिर्फ पकड़ना, बताऊंगा कि कहाँ चीज वो है गलत है, कहाँ सही है। हमको सिर्फ ए और एन और दी वाली चीजें देखनी है। इस सेंटेंस में हमको कहाँ फोकस करना है, जहां पर ए एन डी लगा हुआ हो या फिर किसी जगह पर नहीं लगाया हो, वो पकड़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ लगा हुआ है, ये यहां लगा हुआ है, एन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, हमारा काम क्या है, ये गलत है या सही है, इसके बारे में समझना। पहले अपन सेंटेंस पढ़ते हैं। एन इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू अस, एक जानकारी, सप्लाई मतलब पहुंचाना, जो हम तक पहुंची, हमको मिली, was not useful, उतनी उपयोगी नहीं थी जितनी हम पहले उसको मान करके चल रहे थे। as we first thought it would be, जितनी हम उसको, हमें जो जानकारी मिली, ये क्या बोल रहा है व्यक्ति, हमें जो जानकारी मिली वो उतनी उपयोगी नहीं थी जितनी हम उसे मानकर चल रहे थे। हमें जो जानकारी मिली वो उतनी उपयोगी नहीं थी जिसे हम पहले मानकर चल रहे थे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इंफॉर्मेशन से पहले एन लगा हुआ, तो एक तरीका तो यह है कि भाई ए और एन में से अगर देखो इंफॉर्मेशन इन से शुरू हो रहा है, तो मैंने कहा कि ए ई आई ओ यू इन ध्वनि वाले, इन स्वर की ध्वनि से शुरू होता है, उसके सामने एन ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन के सामने जो एन लगा हुआ है वो ठीक है? अगर ए और एन की बात करें तो ठीक है, लेकिन अभी द बचा हुआ है। भाई ए और एन में से अगर हम देखें तो ए तो नहीं आएगा, क्लियर है। अब बचा क्या है, द बचा है, या फिर तीनों में से कोई नहीं आएगा। चार आर्टिकल, तो आर्टिकल में चार ही ऑप्शन मिलेंगे ना, या तो एन लगा सकते हो, या ए लगा सकते हो, या डी लगा सकते हो, या फिर तीनों में से कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो अभी तो आपने केवल एक काटा है कि ए तो नहीं आएगा, क्योंकि आई से शुरू है, इसका वर्तनी, इसका स्वर कैसे आ रहा है, इसका बोलने में कैसे आ रहा है, ध्वनि आ रही है इंफॉर्मेशन, इनकी आ रही है तो स्वर की ध्वनि है, ए आई वाली ध्वनि है। अब एन तो आ सकता है, चलो कच्चा दिमाग तो कह रहा है कि इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है इसलिए एन आ सकता है, लेकिन अभी रुको, अभी क्या द आ सकता है? मैंने आपको बताया कि अगर सेंटेंस में किसी देखो, इंफॉर्मेशन क्या है, सूचना है, ठीक है, तो ये नाउन है। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इस सेंटेंस में इनको पहले इसके बारे में इन्होंने सोच रखा था, और जो चीज जिसके बारे में आपने पहले कुछ सोच रखा हो, जिसके बारे में थोड़ी विशेष बातें हो गई, वो फिर क्या हो गई, वो स्पेशल हो गई, वो निश्चित हो गई। ये कैसी सूचना है, ये ऐसी सूचना थी जिसके बारे में हमने पहले सोच रखा था कि बहुत महत्वपूर्ण सूचना आने वाली है, लेकिन वो सूचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं आई। हो सकता है ना, हम भी कई बार सोचते हैं कि हमारा जो एग्जाम लेने वाला बोर्ड है वो आज कोई घोषणा करने वाला है। हम होते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कि हमारा जो बोर्ड हो, जैसे आज पटवारी का एग्जाम पोस्टपोन हो गया, ठीक है, स्थगित हो गया, अगली डेट आएगी जब आएगी। अब ये सूचना मान लो पहले से हमें कुछ पता होता, आज तो बहुत बड़ी सूचना आ गई, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि भाई किसी बोर्ड की मीटिंग चल रही है, और वो मीटिंग स्टूडेंट्स वेट करते हैं कि बहुत बड़ी सूचना आने वाली है, हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है एग्जाम रद्द हो जाए, हो सकता है एग्जाम की डेट वापस आ जाए, ऐसी कुछ हम सूचना का वेट कर रहे होते हैं। हमको सूचना तो की उम्मीद तो होती है, यानी कि हमारा वो सूचना से कनेक्शन तो जुड़ गया, मतलब वो सूचना तो डेफिनेट हो गई कि सूचना आने वाली है, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं आई हमारे लिए, इतनी उपयोगी नहीं थी जितनी हम इसको मान करके चल रहे थे। मतलब यहां जो ये इंफॉर्मेशन है, ये क्या हो गई, ये डेफिनेट हो गई, ये निश्चित हो गई। ये निश्चित क्यों हो गई? क्योंकि जो भाई कह रहा है ना बात, हमें जो सूचना मिली उसको हम पहले महत्वपूर्ण मानकर चल रहे थे, हम उसको उपयोगी मान करके चल रहे थे, लेकिन वो इतनी उपयोगी नहीं निकली। मतलब पहले से इस व्यक्ति को सूचना के बारे में पता था कि कुछ ना कुछ आने वाला है, वो कितना महत्वपूर्ण होगा ये नहीं पता था, लेकिन पता तो था कि उस सूचना से, उस नाउन से इसका कनेक्शन था,
इसलिए क्या है, निश्चित है, इसलिए यहाँ पर ये एन ना करके क्या आएगा, एन ना करके क्या आएगा, PHED आएगा। द इंफॉर्मेशन सप्लाइड टू अस was not as useful as we first thought it would be। हमने पहले जितना इसको उपयोगी सोच रखा था उतनी उपयोगी वो सूचना हमको मिली नहीं। बात क्लियर? तो निश्चित वाला और अनिश्चित वाला कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप, मैं कहता हूं 90% ऐसी गलतियां पकड़ लोगे बिना कोई एग्जाम, बिना कोई रूल लगाए, बिना कोई बढ़िया सा आपको रट्टा मारे, आप ऐसे सवालों को ज्यादा आसानी से हल कर दोगे। तो इस सूचना में देखो एन वैसे तो सही लगा हुआ था, लेकिन द लगा क्योंकि सूचना कैसी प्रकृति की थी, ये एक निश्चित प्रकृति वाली सूचना थी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम और चीजों को क्लियर समझें। अगला सेंटेंस, एसन सन राइजेस इन द ईस्ट। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, एसन राइजेस इन द ईस्ट, एसन राइजेस इन द ईस्ट। कहां गलती है भाई, कहां गलती हो सकती है, जहां पर ए लगा हो, जहां पर एल लगा हो, जहां पर द लगा हो। तो इस सेंटेंस में दो ही जगह ऐसी है जहां पर आर्टिकल लगे हुए, एक तो ये वाली जगह है और एक ये वाली जगह है, ये जगह है ना। तो इस जगह है, दो जगह ऐसी हो गई जहां पर आर्टिकल लगे हुए। तो पहली जगह पर देख लेते हैं कि कहां, क्या यहां पर गलती है या नहीं है। सन के सामने ए लगा हुआ है, तो सन के सामने कौन सा आर्टिकल आता है, बचपन से रट्टा मार रखा है कि भैया द सन होता है, द मून होता है, इसलिए इसके सामने एन आकर के क्या आएगा, द आएगा। एन आकर के, एक आपके लफड़े रहे होंगे, देखो कभी कभी तो द बोल देते हो, कभी कभी सर आप दी बोल देते हो, तो इसको एक थोड़ा सा देख लो। हालांकि ये ज्ञान एग्जाम में काम नहीं आने वाला, फिर भी कहीं ज्ञान की उल्टियां करनी हो तो चाहो तो कर सकते हो। साधारणतः जो व्यंजन से शुरू होते हैं ना, व्यंजन वाले शब्द जो है, व्यंजन ध्वनि वाले शब्द, वहां तो आप क्या लगाते हो, क्या बोलते हो, द बोलते हो। ठीक है, जैसे सन है, ये देखो ए ई, मतलब स्वर वाली ध्वनि यहां नहीं आ रही ना, तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे द सन। क्लियर? और जो स्वर ध्वनि वाले शब्द होते हैं और सामने दी लगा हुआ होता है, स्वर ध्वनि, अगर स्वर ध्वनि वाला शब्द है और उसके सामने दी लगा हुआ है तो उसे क्या बोलोगे, उसको दी बोलोगे। जैसे ईस्ट है, क्या लिखा हुआ है, ईस्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको दी ईस्ट बोलेंगे, ना कि द ईस्ट। ठीक है, इसको द सन बोलेंगे, ना कि दी सन। क्लियर हुआ? स्वर वाली ध्वनि के सामने अगर THE लिखा हुआ हो तो उसको दी उच्चारित करेंगे, और व्यंजन वाली ध्वनि सन, व्यंजन वाली ध्वनि है, स्वर की ध्वनि नहीं है, तो इसको द बोलेंगे। लेकिन आज देखो इंग्लिश का कोई रूल नहीं है, मैं तो कहता हूं अंग्रेजी का कोई रूल नहीं है, भाषा का रूल होता ही नहीं। भाषा किसी सरहद से नहीं बंधी होती। ठीक है, वो गाना था ना, पंछी नदियां पवन तारे, वो उन पर किसी का वो नहीं है, इनको ये सरहद नहीं जानते। तो भाषा भी उसमें जोड़ लो आप, भाषा भी सरहदें नहीं जानती, भाषा भी अपने आप को ट्रेवल करते हुए जाती है। कोई रूल इसको नहीं बांध सकता, कोई नियम इस पर नहीं रख सकता। हम हिंदी बोलते हैं जैसे जनरली, क्या हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं? मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं हिंदी, अगर चलो आप इंग्लिश का चैप्टर है इसलिए इस बीच में हम इंग्लिश के वर्ड काम में ले रहे हैं, लेकिन क्या हम साधारण दिन हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, क्या हम तब भी शुद्ध हिंदी बोलते हैं? नहीं बोलते ना। लेकिन भाषा है, भाषा में जैसा इजी लगे, जैसा कम्युनिकेशन ठीक लगे, वैसे वो चलती जाती है। तो भाषा को रूल से बांधना मूर्खता होती है। हिंदी में भी कई दूसरी भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है और उनको आसानी से काम में लिया जाता है बिना किसी आपत्ति के। एक समय के बाद
उनको स्वीकार कर लिया जाता है। पेन शब्द है भाई, ये तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी का तो कलम होता है। कितने लोग कलम बोलते हैं पेन को, बताओ। हिंदी की क्लास में खुद टीचर वो यहाँ पे कलम ना बोले पेन ही कहेंगे ना। अब वो क्या हुआ, पेन शब्द का इस्तेमाल होते 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 इतने साल बीत गए कि हिंदी भाषा में वो प्रचलन में आ गया, तो पेन बोला जाता है। पेन को स्वीकार कर लिया। स्कूल है, स्कूल को कितने लोग विद्यालय बोलते हैं, बताओ। बहुत कम लोग बोलते हैं ना विद्यालय, स्कूल ही बोलते हैं। अब ये हिंदी में स्वीकार है। अगर आप हिंदी के एग्जाम में कभी स्कूल लिख के आ गए तो कोई गलती नहीं है, वो स्वीकार है, भाषा ने उसको स्वीकार कर लिया। इतना बड़ा इंपोर्टेंस अब उसका उस विभेद के कारण नहीं रहा कि अंग्रेजी भाषा का शब्द आपने कैसे लिख दिया। तो यही काम हर भाषा में होता है। भाषा किसी रूल से बंधी हुई नहीं होती। भाषा समय काल के साथ जैसे 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 उसका प्रयोग बढ़ता है वो अपने आप को उसके हिसाब से ढाल लेती है। तो आजकल क्या हो गया, आजकल सभी जगह दी बोला जाने लगा, क्योंकि हमारी मर्जी, हम अगर किसी सेंटेंस पर जोर देकर के बोलें तब उसमें दी बोल सकते हैं। समझ गए बात को भाई। एक तो दी का उपयोग कहां हुआ, स्वर की ध्वनि आए तब, या फिर अब क्या बोल दिया कि जोर देकर बोले ना किसी चीज पर तब अपन उसके आगे दी बोल सकते हैं। तो भैया जोर दे के बोल दो और दी बोल दो, कौन मना करता है ना। तो जहां पर आप स्पेशल स्ट्रेस देकर बोले तब दी देकर दी बोल सकते हो, कोई मनाही नहीं है। तो अधिकतर लोग इसमें दी बोलने लगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोले तो व्यंजन वाले शब्दों से पहले तो आपको द बोलना है, और स्वर ध्वनि वाले शब्दों से पहले द बोलना है। और सुपरलेटिव डिग्री, ये फालतू का ज्ञान दे रहा हूं मैं, मुझे पता है टाइम खराब होगा इसमें, पर ले लो। सुपरलेटिव डिग्री जब आती है ना, द मोस्ट वाली, द मोस्ट, द बेस्ट, इनमें भी हम क्या बोलते हैं इसको, यहां पर चाहे व्यंजन आओ चाहे स्वर आओ कोई मतलब नहीं है। अगर सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, वर्ड है, तो उसको अपन दी लगा करके बोलते हैं। द मोस्ट ब्यूटीफुल, दी बेस्ट प्लेयर, ये हम चीजें बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहां पर सन के आगे हमने क्या लगाया, द लगाया, ना कि ए। ठीक है, क्योंकि सन क्या है अपने आप में, क्या है, अरे भैया निश्चित है कि नहीं है, क्या 4-5 सन है क्या? क्या कोई भी व्यक्ति जो ये सेंटेंस बोल रहा है, क्या वो इस सूर्य के बारे में निश्चित नहीं है? क्या दुनिया में 4-5 सूर्य उगते हो तो क्या पता कौन सा उगा हो या कौन सा उगता हो, मुझे क्या पता। अरे पूरी दुनिया में जब सूरज एक है इसका मतलब क्या हो गया, निश्चित हो गया। और जब निश्चित है तो क्या लगेगा, द लगेगा, बात ही खत्म। क्लियर। अब ये रही ईस्ट, दिशाओं के नाम से पहले क्या लगेगा, दिशा के नाम से पहले दी लगेगा, तो दी ईस्ट। क्या और कोई दिशाएं हैं क्या? क्या ईस्ट के नाम से कोई दूसरी दिशा है? क्या ईस्ट नाम की कोई और दिशा है? नहीं है ना, एक ही दिशा है, ईस्ट मतलब ईस्ट। तो वो क्या होगी, स्पेशल होगी, निश्चित होगी, तो द लगाओ। ठीक है, तो ये द भी सही, और यहां पर जो ए था उसको काट करके मैं क्या लगाना, ए। पकड़ में गलती आई ना, इसमें पहले में ही गलती आ गई। ऑप्शन आएगा सामने ए, बी, सी और डी। कौन से पार्ट में गलती है? अगर मान लो ये एक में लिखा हुआ तो इस पार्ट में गलती है, इसको हमें गोला भर के आना है। क्यों आना? अब देखो इसकी जगह क्या आएगा आपको उससे भी कोई लेना देना नहीं है। आपको तो गलती पकड़नी है कि भाई ये जो ए लगा हुआ है ना, ये इस जगह पर नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये सूर्य जो है ये निश्चित है पूरी दुनिया में। सब कोई व्यक्ति ये सेंटेंस बोल दे उसको इसका तो पता है ही। 4-5 कोई अलग अलग सूर्य थोड़ी जिसका नाम उसको नहीं पता। ये तो सूर्य निश्चित है और हमेशा उधर ही निकलता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसके सामने द आएगा। तो रूल क्या बन जाएगा, ये तो आपके से ये ट्रिक बना दी। अब रूल क्या बनेगा, सार्वभौमिक सत्य के लिए द का प्रयोग। जो चीज सार्वभौमिक सत्य है, भाई सन है ना, सार्वभौमिक सत्य है ये बात, तो इसमें द आएगा। क्लियर। चलो अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। ये तो आसान है ना, बचपन से रट्टा मार रखा है। द सन, द मून, द अर्थ, ये सभी इनके पहले द का प्रयोग करना है, यह बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखते हैं। आई वॉज
एन, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको। आई वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज। I was unhappy to hear the news of my brother failing in the final exam. I was an unhappy. तो वही काम है आपका, तो आपको कहां कहां पहचान करनी है, जहां जहां पर आर्टिकल लगे हुए हैं। एक तो इस जगह लगा हुआ है, एक इस जगह लगा हुआ है, एक इस जगह लगा। तो जहां जहां आर्टिकल आपको लगे हुए हैं, और अगर एक गलती पकड़ में आ गई तो अगले दोनों पर चर्चा मत करना, क्योंकि सेंटेंस आपको जो एग्जाम में आएगा ना, वो एक गलती पकड़ने के लिए आएगा, 2 या 3 गलतियां पकड़ने का नहीं आएगा। एग्जाम में जो सवाल आएगा ना इस तरह का, ब्रैकेट टुकड़े किए हुए होते हैं, कौन से 2 पार्ट में गलती है, अगर आपको एक पार्ट की गलती कंफर्म पकड़ में आ गई तो अगले पार्ट में जो लगे हैं वो ऑटोमेटिक सही है। तो हम शुरू करते हैं शुरू से। आई वॉज एन लगा, मिल गया साहब, देखो यहाँ पर आई वॉज एन अनहैप्पी टू हियर द न्यूज। ठीक है, इसी पर बात कर लेते हैं। मैं खुश नहीं था या उदास था ये खबर सुनकर कि मेरा भाई फेल हो गया। मेरे भाई के फाइनल एग्जाम में अनुत्तीर्ण होने की खबर सुनकर मैं उदास था। आई वाज में था उदास, खबर सुनकर, ओफ मेरे भाई मतलब मेरे भाई की फाइनल एग्जाम में फेल होने की खबर सुनकर मैं उदास था। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आई वाज अनहैप्पी। क्या ये एन लगाना सही है? तो पहली शर्त क्या लिखाई थी आपको, आर्टिकल तभी लगेगा जब वो नाउन के लिए लगा हो। तो ये एन किसके लिए लगा हुआ है? भाई देखो यहां तो वर्ब शुरू हो गई, तो वर्ब के पहले तो लगना ही नहीं, तो आगे वर्ब शुरू हो गई। ये एन किसके लिए लगा है? सिंपल सी बात है, इस अनहैप्पी के लिए लगा है। ये एन इस सेंटेंस में किसके लिए लगा है? इस अनहैप्पी के लिए लगा है। तो अनहैप्पी अपने आप में क्या है? कुछ नहीं है। ये अनहैप्पी अपने आप में नाउन नहीं है, अनहैप्पी नाउन नहीं है। अनहैप्पी पर्सन नाउन है, अनहैप्पी बॉय ये नाउन हो सकता है क्योंकि उदास लड़का, लेकिन केवल उदास जो है ना ये भाव है। ये क्या है? ये भाव है, ये नाउन नहीं है। इसलिए यहां पर एन तो कभी भी नहीं आएगा। और यहां पर एन क्या, तीनों में से कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अनहैप्पी जो है वो संज्ञा नहीं है। प्लेस, पर्सन, थिंग इनका कोई नाम होना चाहिए। अनहैप्पी क्या है? एक भाव है ना, तो ये संज्ञा नहीं बन सकता, नाउन नहीं बन सकता। इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल इसकी जगह ना तो एन आएगा ना ए आएगा। आपने सोचा होगा कि यू लगाएगा अनहैप्पी तो एन लगाएगा, गलत है, नहीं आएगा। ना द आएगा ना ए आएगा ना ही एन आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अनहैप्पी जो है वो संज्ञा नहीं है। सीधा ये सेंटेंस कैसे बनेगा? आई वॉज अनहैप्पी टू हियर द न्यूज अबाउट द फेलिंग ऑफ माई ब्रदर इन फाइनल एग्जाम। मेरे भाई के फाइनल एग्जाम में फेल होने की खबर सुनकर मैं उदास था। ये सेंटेंस बनेगा। यहां पर ना तो एन आएगा ना ए आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब दोनों बाकी और देख लो, 2 जगह और लगा है। तो द लगा हुआ है, द न्यूज, तो न्यूज के पहले भी द आता है, न्यूज के पहले हमेशा द आता है। इस बात को याद रखो तो सही है। और ये जो द फाइनल एग्जामिनेशन लिखा हुआ है इसके पहले भी द आता है हमेशा। जब भी देखो फर्स्ट लिखा हुआ होता है, फर्स्ट, फाइनल, लास्ट, इनके पहले साधारणतया क्या आता है? द लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो ये चीज हमको याद करना है। तो आपके यहां पे कौन से रूल बने? अब यहां रूल क्या बन जाएगा? अगर आप रूल लिखना चाहें तो इसका रूल क्या बनेगा? इसका रूल क्या बनेगा?
आर्टिकल हमेशा संज्ञा के लिए आते हैं और अनहैप्पी क्या है, संज्ञा नहीं है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसमें क्या नाम, फाइनल है ना, तो एग्जाम्पल लिख लो, फाइनल, लास्ट, फर्स्ट, नेक्स्ट, इन सब के पहले क्या आता है, ऑटोमेटिक आपको द याद रखना है। क्लियर, तो ये चीजें हम याद रखोगे। तो ये वाला एग्जाम्पल हमने अच्छे से देखा। अगले और एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएगी कि कैसे कैसे एग्जाम्पल, कैसे कैसे गलतियां हमसे एग्जाम में होगी। और देखते हैं अपन, एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज बोर्न, इससे पहले मैं ये करवाता हूं, ये लो, पहले ये सेंटेंस कर लेते हैं, फेमस है काफी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, हमको भैया पहचान करनी है। पहचान कैसी करनी है कि जहां पर आर्टिकल लगा हुआ है उस जगह को देखना है और समझना है कि वो गलत है या सही है। तो हमारे सामने पहला आर्टिकल कहां लगा हुआ है, एन ऑनेस्टी लगा हुआ है, और दूसरा द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है। ठीक है, हमको पहली जगह पहला अटैक करते हैं, मतलब कि इस जगह को देखते हैं कि ये सही है या गलत है। ठीक है, अगर बच्चों वाली दिमाग लगाओगे, ठीक है, नौसिखिया वाला दिमाग लगाओगे, तब तो इसको ठीक करके आओगे कि भाई हाँ ऑनेस्ट है। अभी अभी आपने कुछ देर पहले 5 मिनट पहले बताया था कि HONEST इसको ऑनेस्ट बोलते हैं, और इसमें ए ना लगा करके एन लगाते हैं, चाहे एच लगा हुआ हो नहीं। तो बच्चों वाला दिमाग लगाओगे तब तो क्या कर दोगे, इसको सही मान करके आओगे। लेकिन थोड़ा होशियार रहना है। सबसे बड़ी शर्त क्या है भैया, ये नाउन नहीं है, ये ऑनेस्टी ये नाउन नहीं है। ईमानदारी कोई नाउन नहीं है, ईमानदारी एक गुण है, विशेषण है, ये गुण है एक तरह का। ठीक है ना, ये किसी व्यक्ति की विशेषता बनाता है, ये गुण नहीं है। तो ऑनेस्टी अपने आप में क्या है, नाउन नहीं है। तो इसके पहले नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, एन गलत है। समझ गए बात को, क्यों नहीं आएगा कोई भी आर्टिकल, क्योंकि ये खुद जो शब्द है ना, पहली शब्द तो आपको वही देखनी है कि भैया जिसके आगे लगा हुआ है ना, क्या वो जो आगे शब्द लिखा हुआ है वो नाउन है या नहीं है। ऑनेस्टी नाउन नहीं है। फिर नाउन होता क्या है, नाउन क्या होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी व्यक्ति के बारे में, व्यक्ति का नाम, वो चीज जो होती है वो नाउन होती है। ईमानदारी संज्ञा नहीं है। ईमानदारी क्या है, गुण है, संज्ञा नहीं है, गुण है। इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो वापस वही आपकी संज्ञा वाली शर्त मिली ना, मतलब यहां पर कुछ नहीं आएगा। ऑनेस्टी, अब यहां पर दया मत लगा देना, कुछ हो जाएगा, चलो ए नहीं आएगा और दया आ जाएगा, दया भी नहीं आएगा भैया, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल कब आता है, जब संज्ञा हो तभी आर्टिकल आएगा। ये ऑनेस्टी संज्ञा है ही नहीं, तो आर्टिकल किस बात का, आर्टिकल आएगा ही नहीं। यानी कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये वाला इसको चेक कर दो, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आता है, तो दी बेस्ट पॉलिसी क्लियर है, सही। इसका रूल क्या समझोगे, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दी आएगा। क्लियर, तो ये वाला एग्जांपल। अब इसके साथ में एक एग्जांपल और लिखते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए।
इसी के आगे लिख ले ताकि आपको चीजें क्लियर रहें। राजेश इज एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट बॉय मान लो। चलो, राजेश इज एन ऑनेस्ट बॉय। क्या यहां पर जो है ये सही है? अब यहां पर ये एन जो है ये अपने आप में सही है, क्योंकि अब ये जो ऑनेस्ट है ना, ये ऑनेस्ट बॉय साथ के अंदर है। यहां पर आगे देखो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था, अकेला ही ऑनेस्टी का तो भाव बन रहा था। यहां पर जो एन लगा हुआ ना, इस एन को इस ऑनेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। इस ऑनेस्ट बॉय पूरे को एक साथ मान करके चले तब ये बोल, एक ईमानदार लड़का। तो ईमानदार लड़का क्या हो गया? व्यक्ति हो गया ना, एक ईमानदार लड़का, तो ये एक व्यक्ति हो गया ना। तब यहां पर क्या लग गया? तब एन लग गया। अब ये एन यहां पर सही है। क्लियर बात समझ में? देखो यहां ऑनेस्ट बॉय है, बिल्कुल एन लग गया। यहां ऑनेस्टी है तो यहां पर कुछ नहीं लगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर? एक अंतिम एग्जाम्पल और देखते हैं, उसके बाद हम इस क्लास को यही समाप्त करेंगे और फिर आगे वाली क्लासों में और एग्जाम्पल देखेंगे। अभी एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अभी देखते हैं हम क्रम डाल लेना कौन सा था उसका। आई वॉज बोर्न ऑन, कोई बंदा है वो कह रहा है कि आई वॉज बोर्न ऑन, ये छोड़ दो जगह यहां पर, उसने खाली छोड़ी है, 9 जून 1995 इन पटना। ठीक है, ये किसी ने सेंटेंस लिखा है कि कोई कह रहा है कि मेरा जन्म जो है वो 9 जून 1995 को पटना में हुआ। आई वॉज बोर्न ऑन 9 जून 1995 इन पटना। अब यहां पर अगर मान लो कोई आर्टिकल इसने लगाया ही नहीं है, इसने आर्टिकल लगाया ही नहीं है, लेकिन हमें पहचानना है कि आर्टिकल लगाए तभी गलती नहीं, अगर आर्टिकल लगाना भूल जाए तब भी गलती मानी जाएगी। तो यहां ये आर्टिकल लगाना भूल गया है, तो यहां पर क्या आर्टिकल लगाना है हमको? THE, द लगाना है। ठीक है, जब भी आप कोई रैंकिंग वाला क्रम लिखें, जब भी ये 9th 8th 2nd, मैंने कहा ना वो फर्स्ट, अभी जो हमने पहले रूल लिखा था द फर्स्ट, तो भैया द सेकंड नहीं होगा क्या? तो द थर्ड नहीं होगा क्या? तो वही तो 9th आएगा ना फिर, यही तो है। इसमें इसको यूं लिख दिया मैथ के अंदर। तो द 9th जून, तो इसको याद रखोगे जब भी इसका रूल क्या बना? क्रम के संबंध में, ठीक है, क्रम के संबंध में संख्या लिखी हो तो द का प्रयोग करते हैं। अगर कोई क्रम बता रहा हो, किसी डेट को बता रहा हो, इस तरीके से बता रहा हो ऑन द 9th जून, या फिर कुछ भी अपना बर्थडे लिखता हो, यहाँ पर अपनी जन्म दिनांक लिखता हो, तो उससे पहले क्या आएगा? द का प्रयोग। क्यों? वही बात निश्चित है कि नहीं है भाई? जन्मदिन है, देखो अगले ने पूरा एक डेट और सन बता दिया, शहर का नाम बता दिया, इसका मतलब इसकी ये जो डेट है ये क्या है? ये इसके बारे में निश्चित है, विशेष है ना, विशेष है, तभी ये क्या लग गया? द लग गया। ठीक है, इस प्रकार से चीजें करनी होती है। निश्चित होना, देखो निश्चयवाचक, फिर देखो वो तो मिलाना ही मिलाना आपको, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित है इसका मतलब द लगेगा। ये रूल आपको ना, ये रूल नहीं भी पता होता ना, तब भी आप कर लेते भाई। जब डेट ऑफ बर्थ बता रहा है तो बिल्कुल डेफिनेट चीज है, तो उसमें द लगना ही लगना। क्लियर? तो ये इस तरीके का। अब दूसरा एग्जाम्पल डाल लो, कुछ भी यहाँ पर आप अपने मन से अपना बर्थडे लिख लो, चाहे अपना इसको एडिट करो, अपना बर्थडे लिख के लगा दो, जो भी आपका बर्थडे है, कोई डेट है, महीना है, सन है, अपना शहर लगा दो, द लग जाएगा। तो ऐसा एग्जाम्पल जब भी एग्जाम में आए तो उनको क्या करना है? द लगाना। जब भी कोई अपने जन्मदिन की बात कहे तो द लगाना है। जब भी कोई अपने किसी फंक्शन की बात कहे, कोई अपने शादी की तारीख बता रहे तो भी द लगाना है। जब भी तारीख बताए इस तरीके से तो आप द लगाओगे, चाहे वो जन्म की हो, चाहे मरण की हो, शादी की हो, किसी और फंक्शन की हो,
कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। इससे मतलब कि हम इससे सीख गए कि जब भी डेट के बारे में बात करेगा हम उसको द लगाने वाली बात बता दें। ठीक है, तो ये आर्टिकल वाली गलतियां हैं, अगली क्लास में और देखेंगे, अभी समाप्त नहीं हुई है, कुछ गलतियां और हैं और कुछ और रूल बताएंगे आपको, कुछ अपवाद बताएंगे जहां पर द नहीं लगाना। तो ऐसे कई चीजें और बाकी है, अगली क्लास में हम उन चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।